जब करीम बख्श ने ये नजारा देखा तो वो बहुत खुश हुआ। अब हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। अगर हमें इस तूफानी बारिश से अपनी जान बचानी है तो करीम बख्श के होटल में कमरा किराए पर लेना ही होगा। तूफानी बारिश की वजह से दरिया का पानी तेजी के साथ घरों की तरफ आने लगा। सारे गांव वाले उसी के होटल में आकर कमरा किराए पर लेने लगे थे और उसकी आमदनी भी बहुत अच्छी हो गई थी। ये कहानी है मीरपुर नामी एक गांव की, जो कि एक बहुत बड़े दरिया के किनारे आबाद था। यहाँ के सारे लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। इसी गांव में करीम बख्श नाम का आदमी अपनी बूढ़ी माँ नूरी के साथ रहता था। करीम बख्श बशारत नामी आदमी की दुकान पर काम करता था, जिससे उसका गुजारा होता था। अरे अम्मा, जल्दी से नाश्ता ला दे, मुझे दुकान जाने के लिए देर हो रही है। 2 मिनट रुक जा बेटा, बस तेरे लिए ही पराठा बना रही हूँ। अम्मा, एक तो हर रोज तेरी वजह से मुझे देर हो जाती है। तू जरा जल्दी जल्दी हाथ नहीं चला सकती क्या? आज फिर तेरी वजह से मुझे मालिक से डांट पड़ेगी। बेटा, मैं सुबह से कामों में लगी हुई थी, अब बूढ़ी हो गई हूँ। मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि भाग भाग कर सब काम कर सकूं। तुझे कितनी बार बोला है कि शादी कर ले। तेरी बीवी आएगी तो तेरे सारे काम वक्त पर हो जाया करेंगे। अब तू फिर से शुरू मत हो जाना अम्मा। मैं हम दोनों के लिए इतनी मुश्किल से कमा रहा हूँ, भला बीवी के नखरे किस तरह पूरे करूँगा? पर कभी न कभी तो तुझे शादी करनी ही है ना बेटा। अम्मा, कसम से तेरी ये बातें सुनकर मेरे सर में दर्द होने लग जाता है। रहने दे, आज मैं नाश्ता किए बगैर ही दुकान पर जा रहा हूँ। करीम बख्श अपनी माँ से बहस करने के बाद भूखे पेट ही दुकान पर आ जाता है, जहाँ पर दुकान का मालिक बशारत बोला। हाँ भाई करीम बख्श, वक्त देखा है क्या हुआ है? लगता है मुझे अब एक गाड़ी भी तुझे देनी पड़ेगी ताकि तुझे वक्त का एहसास हो सके। माफ कर दे मालिक, आज अम्मा ने नाश्ता वक्त पर नहीं बनाया था, इसीलिए देर हो गई। कल से पक्का वक्त पर आऊंगा। बकवास बंद कर तू अपनी। हर रोज मुझे तेरा यही बहाना सुनना पड़ता है। बस अब बहुत हुआ। तेरे जैसे कामचोर की वजह से अब मैं मजीद अपनी दुकान का नुकसान नहीं कर सकता, इसलिए कल से तुझे मेरी दुकान पर आने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे माफ कर दे मालिक, एक आखिरी मौका दे दे मुझे। मैं वादा करता हूँ दोबारा देर से नहीं आऊंगा। मैंने कह दिया ना कि अपनी शक्ल लेकर यहाँ से दफा हो जा। मुझे तेरे जैसा बंदा नहीं चाहिए। बशारत करीम बख्श को बहुत ही जलील करके दुकान से निकाल देता है, जिसके बाद वो उदास चेहरा लिए वहाँ से चला जाता है। रास्ते में उसको अपना पड़ोसी बशीर मिलता है। अरे करीम बख्श, तू इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? क्या दुकान के मालिक ने आज तुझे काम से छुट्टी दे दी है क्या? हाँ, ऐसा ही है। समझ ले, उन्होंने मुझे काम से कुछ ज्यादा ही लंबी छुट्टी दे दी है। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। उन्होंने मुझे आज देर से आने पर काम से निकाल दिया है। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ तेरे साथ। तुझे पता है इस साल गांव में काफी ज्यादा बारिशें होने वाली हैं। बारिशें तो हर साल ही होती हैं, इसमें अब इतना घबराने वाली क्या बात है? अरे बेवकूफ, टीवी पर बताया है कि गांव में तूफानी बारिशें होंगी, और तुझे तो पता ही है हमारे इलाके में ज्यादातर लोगों के घर मिट्टी से बने हैं, जो इन तूफानी बारिशों की वजह से टूट जाएंगे। भाई, मैं तो आज से ही अपने घर की मरम्मत करवाने लगा हूँ ताकि बारिश से बचा जा सके। बशीर ये कहकर वहाँ से चला गया, जबकि करीम बख्श उसकी बात सुनकर परेशान होता घर पहुँच आया। अरे, अभी थोड़ी देर पहले तो तूने दुकान पर जाने के लिए घर सर पर उठाया हुआ था, अब इतनी जल्दी वापस किस लिए आ गया है बेटा? अम्मा, मालिक ने मुझे काम से निकाल दिया है। ऊपर से अभी अभी मुझे पता चला है कि इस साल तूफानी बारिशें होने वाली हैं। गांव के सभी लोग अपने घरों की मरम्मत करवा रहे हैं, लेकिन मेरे पास तो एक ढेला भी नहीं है। इस तरह तो बारिश की वजह से हमारा ये मिट्टी से बना घर बारिश में बह जाएगा। तू सही कह रहा है बेटा, हमारे पास तो बस ये घर ही है। अगर ये भी ना रहा तो हम तो सड़क पर आ जाएंगे बेटा।
माँ, मैं सोच रहा हूँ कि जंगल से लकड़ियाँ जमा करके गांव के किनारे एक मजबूत होटल बना लूं। फिर जब बारिशें शुरू होंगी तो मैं कमरे किराए पर दे दूंगा। इस तरह जिन लोगों के पास रहने को छत नहीं होगी वो हर हाल में मेरे होटल में आएंगे। अगर मैं होटल बनाने में कामयाब हो गया तो मेरे पास बहुत सारा पैसा जमा हो जाएगा और शायद मेरी गुर्बत के दिन भी खत्म हो जाएंगे। हाँ बेटा, तेरी बात बिल्कुल सही है। हम ये कर सकते हैं। लगता है अल्लाह ने आखिरकार तुझे भी अक्ल दे ही दी। हाँ, बस ठीक है। अब मैं जंगल से लकड़ियाँ काटने जा रहा हूँ और जब तक होटल बन नहीं जाता तो ये बात किसी को भी मत बताना, वरना हमारी सारी मेहनत जाया हो जाएगी। ठीक है बेटा, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। मैं इस बात को सोने के जेवरात की तरह सबसे छुपा कर रखूंगी। और फिर करीम बख्श कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ लकड़ियां काटने निकल जाता है। कुछ दूर चलने के बाद उसे कुछ सूखे दरख्त नजर आते हैं। वो कहता है, वाह भाई, क्या बात है, यहाँ तो बहुत सारे सूखे दरख्त हैं। मैं अब लकड़ियाँ काटता हूँ, फिर कल से होटल बनाना शुरू कर दूंगा। वहीं दूसरी तरफ गांव की दो औरतें बाजार में एक दूसरे से कह रही थी, अरे नसरीन, तू बाजार में क्या कर रही है? तुझे नहीं पता गांव में तूफानी बारिशें होने वाली हैं। जा कर पहले अपने घर के छप्पर को ठीक कर। रुखसाना, फिर तो तुझे भी अपने घर की मरम्मत करनी शुरू कर ही देनी चाहिए। मैंने सुना है पिछले साल तेरे घर में इतना पानी भर गया था कि उसमें मछलियाँ भी तैरने लगी थी। वो तो बस थोड़ा सा ही पानी था। तुझे तो लगता है बात को बढ़ा चढ़ा कर करने की कुछ ज्यादा ही आदत हो गई है। चल बस, सब पता है मुझे कि तेरे घर में पानी की वजह से मछलियाँ नहीं, तुम सब तैरने लग गए थे। हाँ, अच्छा, अब बस बहुत हुआ मजाक। मुझे तो लगता है इस बार की बारिशें बहुत बड़ा तूफान लेकर आने वाली हैं। हमें इससे बचने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब तो हम लोग बस दुआ ही कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी हमारे बस में नहीं। वहीं दूसरी तरफ करीम बख्श रोजाना जंगल से लकड़ियां काटकर होटल बनाने में लग जाता। एक दिन सुबह जब करीम बख्श कुल्हाड़ी लेकर काम पर जा रहा था, तब बशीर ने उसे रोक लिया। अरे करीम बख्श, तुम तो अब नजर ही नहीं आते हो। और ये आजकल रोज तुम जंगल किस लिए जा रहे हो? पूरा दिन नजर भी नहीं आते। क्या किसी के लिए मजदूरी करने लग गए हो? अब क्या बताऊं बशीर, घर पर 2 वक्त की रोटी के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मजबूरन जंगल से कुछ फल ढूंढ कर ले आता हूँ। जिंदा रहने के लिए कुछ तो खाना ही पड़ता है। लेकिन इस जंगल में तो सारे दरख्त सूख चुके हैं, तो तुम फल कहाँ से ढूंढ लाते हो? कहीं मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे ना? नहीं तो मैं इसी जंगल से फल लाता हूँ। भला मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा? चलो अब मैं चलता हूँ। बशीर को करीम बख्श की बात सुनकर कुछ अजीब सा लगा, लेकिन उसने इन बातों पर ज्यादा ध्यान न दिया। फिर कुछ दिन इसी तरह गुजर गए। करीम बख्श जंगल जाता और सूखी लकड़ियां काटकर होटल बनाने लग जाता। अब उसने एक मजबूत लकड़ियों से बना होटल तैयार कर लिया था। कुछ ही दिनों के बाद गांव में तूफानी बारिशें शुरू हो गई, जिसकी वजह से सभी कच्चे घर बहने लगे। करीम बख्श पूरे गांव में अपने होटल का ऐलान करवा देता है, जहां वो एक कमरा 300 रुपए का देगा। गांव वालों को करीम बख्श की होशियारी का अंदाजा हो जाता है कि वो रोजाना जंगल क्यों जाता था। भाई, क्या तुमने सुना है कि करीम बख्श ने अपना खुद का होटल बना लिया है? वो 300 रुपए में एक कमरा किराए पर दे रहा है। हाँ भाई, इसने तो बहुत चालाकी दिखाई है। जंगल से मुफ्त की लकड़ियाँ काटकर आज उसने होटल बना लिया और अब किराया पर कमरा देकर पैसे कमाना शुरू कर दिया। हाँ भाई, तुमने बिल्कुल सही कहा। जब भी भोला भाला रोज जंगल में जाता था, मैं उससे पूछता था कि तुम आखिर सारा दिन करते क्या हो, तो वो रोजाना कुछ न कुछ बहाने बनाता था। मुझे तो तभी उस पर शक हो गया था, लेकिन फिर मुझे ये नहीं पता था कि वो ऐसा काम कर सकता है।
करीम बख्श से 300 रुपए का कमरा किराए पर लेने से बेहतर है कि हम सब अपने घरों की मरम्मत करें और दुआ करें कि ये बारिशें जल्द ही रुक जाए। जब करीम बख्श को ये पता चलता है कि लोग जोरों शोर से अपने घरों को ही मजबूत करने लग गए हैं, तो वो परेशान हो जाता है, क्योंकि अब उसका होटल का कारोबार कामयाब नहीं हो पाएगा। अरे माँ, क्या तुमने सुना? गांव वाले कल अपने घरों को ज्यादा मजबूत करना शुरू कर रहे हैं। अगर उन्होंने ऐसा कर लिया तो मेरी सारी मेहनत जाया हो जाएगी। हाँ बेटा, तूने बिल्कुल ठीक कहा। काश कोई ऐसा मौजज़ा हो जाए कि कल गांव वाले अपने घरों की मरम्मत ना कर सके। अब तो बस अल्लाह पर ही भरोसा करना पड़ेगा। कुछ ही देर बाद रात हो गई। दोनों माँ बेटा खाना खाकर सो गए, लेकिन रात को अचानक से आसमान में मजीद काले स्याह बादल छा गए और कुछ ही देर में शदीद तेज बारिश होने लगी। तूफानी बारिश की वजह से दरिया का पानी तेजी के साथ घरों की तरफ आने लगा और सारे कच्चे मिट्टी से बने घर देखते ही देखते तबाह हो गए। जब करीम बख्श ने ये नजारा देखा तो वो बहुत खुश हुआ। अरे देख अम्मा, लगता है रब ने हमारी सुन ली और रात को तूफानी बारिश करवा दी। अब सारे गांव वालों के कच्चे घर बर्बाद हो गए होंगे। तूने बिल्कुल सही कहा। गांव वालों ने खुद को बहुत ही होशियार समझा था, लेकिन उनकी सारी होशियारी हवा में उड़ गई। अरे अम्मा, अब तो मैं अपने होटल का एक कमरा 500 रुपए में किराए पर दूंगा। नहीं नहीं बेटा, तू पहले वाली कीमत ही रख किराए की। अगर तूने किराया बढ़ा दिया तो ये सीधे सीधे लोगों को लूटना होगा। अल्लाह ने तेरी मेहनत बचाने के लिए तूफानी बारिश करवा दी है और अब तू इसका गलत फायदा ना उठा। मेरी बात मान, तू किराया वही रख जो पहले सबको बताया था। अम्मा, मैं वही 300 रुपए किराया रखता, लेकिन गांव वालों ने अपनी चालाकी दिखाकर अच्छा नहीं किया और जो रात को तूफानी बारिश हुई है वो अल्लाह की तरफ से इशारा था कि गांव वालों को सबक सिखाया जाए। इसीलिए मुझे तेरी राय की कोई जरूरत नहीं है। मैं किराया 500 रुपए से जरा भी कम नहीं करूंगा। अपने बेटे की ये बात सुनकर नूरी को बहुत दुख होता है। दूसरी तरफ करीम बख्श दूसरा ऐलान करवाता है कि अब से उसके होटल का किराया 500 रुपए है। ये देखकर गांव वालों को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे। नसरीन, हमारा तो पूरा घर पानी में बहकर तबाह हो गया। अब हमारे पास रहने को कोई छत नहीं है। अरे, हमारे घर का छप्पर तो तेज तूफान की वजह से हमारे ऊपर ही गिर गया था। मेरा बेटा जख्मी हो गया है और बुखार से तप रहा है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि करूं तो करूं क्या। इसीलिए तुमसे मदद लेने आई थी। सब्र करो नसरीन, इस वक्त सारा गांव मुसीबत में फंसा हुआ है। सभी लोग परेशान हैं। जिन जिन लोगों के घर कच्चे मिट्टी से बने थे वो सब बेघर हो चुके हैं। अरे रुखसाना, तुमने सुना? करीम बख्श ने अपने होटल का किराया 300 से बढ़ाकर 500 कर दिया है। वो बिल्कुल लोगों को लूट रहा है। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है नसरीन। हमने तो अपने घर की मरम्मत शुरू की ही थी, मगर तूफान की वजह से सब कुछ तबाह हो गया। ऐसा लगता है कि अल्लाह भी करीम बख्श का साथ दे रहा है। अब हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। अगर हमें इस तूफानी बारिश से अपनी जान बचानी है तो करीम बख्श के होटल में कमरा किराए पर लेना ही होगा। दूसरी तरफ करीम बख्श का होटल कारोबार बहुत अच्छा चलना शुरू हो गया। सारे गांव वाले उसी के होटल में आकर कमरा किराए पर लेने लगे थे और उसकी आमदनी भी बहुत अच्छी हो गई थी। पैसे के साथ साथ उसमें गुरूर भी आ चुका था। एक दिन उसके पास बशारत आता है, जो कि बुखार की वजह से कांप रहा था। करीम बख्श, मेरा घर और दुकान दोनों बारिश की वजह से तबाह हो गए हैं। सारा सामान और पैसा बारिश की वजह से डूब चुका है। मेरे पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं। तुम मुझे अपने होटल में रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दो। मेरे पास किराया देने के भी पैसे नहीं है। क्या तुमने मुझे दुकान से निकालते वक्त सोचा था कि मेरा क्या बनेगा? मैं कैसे अपना घर चलाऊंगा? अब मैं तुम्हें क्यों मुफ्त में यहाँ रहने दूं? वैसे भी
मैंने अपनी जान लगाकर ये होटल बनाया है। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो यहाँ रह सकते हो, वरना यहाँ से जा सकते हो। नहीं नहीं करीम बख्श, ऐसा मत करो। मैं कहाँ जाऊँगा और मेरे कपड़े भी भीग चुके हैं। अगर तुम मुझे यहाँ रहने नहीं दोगे तो शायद इस तूफानी बारिश में मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगा। मेहरबानी करके मुझे थोड़ी सी जगह दे दो। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। अरे बेशारत, अल्लाह ने मुझे पहले ही बहुत खुश रखा है। मुझे तुम्हारी मुफ्त की दुआओं की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें मुफ्त में यहाँ रहने नहीं दूंगा, इसलिए मेरा वक्त जाया ना करो और यहाँ से जा सकते हो। बशारत बहुत मायूस दिल के साथ वहाँ से चला जाता है। करीम बख्श के पास पैसे के साथ साथ गुरूर भी आ गया था और शायद उसे ये मालूम नहीं था कि गुरूर ही इंसान के खात्मे की वजह बनता है। अगले दिन करीम बख्श को कुछ सामान लेने के लिए दूसरे गांव जाना था। वो अपनी माँ नूरी से कहता है, अम्मा मेरी बातों को गौर से सुनना। मैं किसी जरूरी काम से दूसरे गांव जा रहा हूँ। होटल का काम तू आज के लिए संभाल लेना और याद रखना किसी को भी मुफ्त में कमरा किराए पर मत देना। बेटा, तू लोगों पर इतना जुल्म कर रहा है, मुझे ये बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा। अभी भी मौका है मेरे बेटे, हमें पैसे कमाने के साथ साथ दुआएं भी लेनी चाहिए। मेरी बात मान ले और किराया कम कर दे मेरे बेटे, ताकि सब इस जानलेवा बारिश से बच सके। अब मेरे दिन इतने भी कमजोर नहीं कि मैं तेरी ये फजूल बातें सुनूं। जो मैं कहता हूँ तू वैसा ही कर। तुझे अपना दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। अपने बेटे की ऐसी तल्ख और गुस्से वाली बातें सुनकर नूरी कुछ नहीं कह पाई, लेकिन वो दिल ही दिल में समझ जाती है कि करीम बख्श की तबाही का वक्त करीब है। इसके बाद करीम बख्श दूसरे गांव की तरफ निकल जाता है। वो देखो पहाड़ों की तरफ से पानी आ रहा है, भागो जल्दी करो। उसके गांव से जाते ही दरिया का बंद टूट गया और सारा पानी सैलाब की सूरत में गांव में आ गया। करीम बख्श का घर जितना भी मजबूत हो, उधरती आफत के आगे मिट्टी का ढेर साबित हुआ। उसके होटल से सभी लोग निकलकर अपनी जान बचाने भागने लगे। नूरी भी अभी वहाँ से निकलती कि उसका पांव मुड़ा और वो मुंह के बल गिरकर बेहोश हो गई। सब गांव वाले वहाँ से चले गए, मगर किसी ने भी नूरी को नहीं बचाया, क्योंकि हर कोई करीम बख्श और उसकी माँ से नफरत करता था। इस तरह इस सैलाब में करीम बख्श की माँ नूरी डूबकर मर जाती है। जब करीम बख्श वापस आता है तो अपनी माँ की लाश और टूटा हुआ होटल देखकर सारी कहानी समझ जाता है। ये सब देखकर करीम बख्श बहुत जोर जोर से रोने लगता है। और उसे अपनी गलती की सजा मिल जाती है। हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसके दिल में जरा बराबर भी तकब्बुर हुआ वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा।